रॉथस्चाइल्ड्स। जब भी बेहिसाब दौलत और ताकत की बात होती है तो ये नाम जरूर सामने आता है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसके इर्द गिर्द न जाने कितने किस्से और किंवदंतियां बुनी गई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक ही परिवार ने पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल किया? चलिए आज इसी सवाल के जवाब को टटोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो पहले इन कहानियों पर नजर डालते हैं। इस परिवार के बारे में कुछ बहुत ही सनसनीखेज बातें कही जाती हैं, जैसे कि ये जब चाहे दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा मोड़ सकते थे, या फिर इन्होंने बड़े बड़े युद्धों में दोनों ही तरफ के देशों को पैसा दिया था। और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने टाइटैनिक जहाज तक को डुबो दिया था। अब ये सब तो हो गई किंवदंतियां, पर सवाल ये है कि इन मिथकों के पीछे की सच्चाई क्या है? आखिर एक परिवार इतना ताकतवर बना कैसे कि लोगों को ऐसी कहानियों पर यकीन होने लगा? ये सारी कहानी शुरू होती है एक शख्स से, मेयर एमशेल रॉथस्चाइल्ड। उनका जन्म 1744 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था, जो उस वक्त का एक बड़ा फाइनेंशियल सेंटर माना जाता था। देखिए, मेयर का जन्म एक यहूदी बस्ती में हुआ था, जहां जिंदगी बहुत मुश्किल थी। शाम 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था। जमीन खरीदने पर पाबंदी थी और गिने चुने काम ही कर सकते थे। दूसरी तरफ थी राजकुमारों की दुनिया, जिनके पास अपनी फौजें, जमीनें और बेहिसाब ताकत थी। मेयर ने इसी दुनिया में अपनी जगह बनाने का सपना देखा था। मेयर की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की थी। सबसे पहले उन्होंने इलाके के सबसे ताकतवर इंसान को पहचाना, प्रिंस विलियम। फिर पता लगाया कि उनकी दिलचस्पी किस चीज में है, और वो थे दुर्लभ पुराने सिक्के। मेयर ने सिक्कों का एक शानदार कलेक्शन बनाकर प्रिंस को दिया और फिर उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उनकी सेना के लिए सोने का इंतजाम करना। और बस इसी एक कदम ने मेयर को गुमनामी के अंधेरों से निकालकर सीधा शाही दरबार तक पहुंचा दिया। ये इस परिवार के आगे बढ़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम था। मेयर ने एक खास फाइनेंशियल टैक्टिक अपनाई, जिसे हम आज फ्रंट रनिंग कह सकते हैं। होता यह था कि वो आम लोगों से सोना इकट्ठा करते और उस पर थोड़ा कमीशन कमाते, और फिर वही सोना प्रिंस को सप्लाई करके उस पर भी कमीशन कमाते थे। मतलब एक ही सौदे में दोनों तरफ से मुनाफा। लेकिन मेयर का सपना सिर्फ एक प्रिंस के साथ काम करने तक सीमित नहीं था। उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान था, एक ऐसा प्लान जो पूरे यूरोप में फैलने वाला था। और ये था उनका मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 सबसे बड़े फाइनेंशियल कैपिटल्स में भेज दिया। फ्रैंकफर्ट, वियना, लंदन, नेपल्स और पेरिस। हर शहर में एक बेटा। इससे एक ऐसा प्राइवेट फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार हुआ जिसका उस समय कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता था। इस साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने के लिए मेयर ने कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए, जैसे कि बिजनेस के सारे फैसले परिवार के अंदर ही लिए जाएंगे। जो भी मुनाफा या नुकसान होगा वो 5 भाइयों में बराबर बटेगा, और परिवार का कोई भी झगड़ा कभी भी बाहर नहीं जाएगा। अब रॉथस्चाइल्ड के इस शानदार नेटवर्क का असली इम्तिहान होने वाला था, क्योंकि यूरोप में एक ऐसा युद्ध शुरू होने जा रहा था जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था, नेपोलियन के युद्ध। साल था 1803। नेपोलियन ने पूरे यूरोप में जंग का ऐलान कर दिया था। पुराने साम्राज्यों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन रॉथस्चाइल्ड परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका भी था। ब्रिटिश साम्राज्य के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। सोचिए, उनकी सेना यूरोप में लड़ रही है, लेकिन वहां ब्रिटिश करेंसी की कोई कीमत नहीं है। सैनिकों को तनख्वाह देने, खाना पानी खरीदने, इन सब के लिए उन्हें सोने और चांदी की सख्त जरूरत थी, जो उनके पास काफी कम था। हालत इतनी खराब थी कि ब्रिटिश सेना के कमांडर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने खुद कहा था कि अगर हमें सोना और चांदी नहीं मिला तो हम ये जंग हार जाएंगे। तो ब्रिटिश साम्राज्य को कोई ऐसा चाहिए था जो उनकी ये मुश्किल हल कर सके, और वो थे रॉथस्चाइल्ड्स। और यहीं पर रॉथस्चाइल्ड का वो 5 बेटों वाला नेटवर्क काम आया, क्योंकि वो पूरे यूरोप में फैले हुए थे। सिर्फ वही थे जो ब्रिटिश सेना तक सोना पहुंचा सकते थे। उनका अपना जानकारी और सामान पहुंचाने का सिस्टम सरकारी सिस्टम से भी कई ज्यादा तेज था। ब्रिटेन को युद्ध जिताने के बाद रॉथस्चाइल्ड परिवार की हैसियत पूरी तरह से बदल गई। वो अब सिर्फ अमीर लोग नहीं थे, वो दुनिया के बैंकर बन चुके थे। युद्ध के बाद उनकी ताकत के 4 मुख्य कारण थे। पहला, सोने की सप्लाई पर मिले भारी कमीशन और ब्याज से उनकी दौलत कई गुना बढ़ गई। दूसरा, उन्होंने सरकारों का भरोसा जीत लिया। तीसरा, उनका प्राइवेट इंफॉर्मेशन नेटवर्क उन्हें हमेशा एक कदम आगे रखता था। और चौथा,
उन्होंने सरकारी बॉन्ड मार्केट पर अपना दबदबा कायम कर लिया। सरकारी बॉन्ड एक और तरीका था जिससे उन्होंने खूब पैसा कमाया। देखिए, जब भी किसी सरकार को युद्ध या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती थी तो वो बॉन्ड जारी करती थी। रॉथस्चाइल्ड्स क्या करते थे, वो सारे बॉन्ड्स एक साथ खरीद लेते, सरकार को तुरंत पैसा मिल जाता और फिर वो धीरे धीरे उन बॉन्ड्स को आम जनता को मुनाफे पर बेचते थे। और यहीं से हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। जब आप फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे बड़े बड़े देशों को दोबारा खड़े होने के लिए लाखों का कर्ज देते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं देते, आप अपनी शर्तों पर पैसा देते हैं। और इसी फाइनेंशियल ताकत ने उन्हें बड़ी बड़ी सरकारों के फैसलों पर असर डालने की जबरदस्त शक्ति दी। तो क्या ये सिर्फ एक बहुत ही होशियार कारोबारी की कहानी है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? रॉथस्चाइल्ड्स की ताकत और उनकी विरासत आज भी एक बहस का मुद्दा है जो हमें दौलत और सत्ता के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।